अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया है कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के वो क्लियर नहीं हैं। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि लीनियर मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में क्या डिफरेंस है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, ऑर्बिटल मोशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जैसे ही हमारा ये टॉपिक पूरा होगा, मैं इसी टॉपिक की आपसे एक टेस्ट कंडक्ट करूँगा, तो आप काइंडली इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, फिज़िक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक बॉडी और एक होता है पार्टिकल। तो बॉडी के साथ जो टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं वो अलग होते हैं, और किसी पार्टिकल के साथ जो टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं वो अलग होते हैं। फिज़िक्स में हम बॉडी किसे कहते हैं? फिज़िक्स में हम किसी भी सॉलिड बॉडी को, किसी रिजिड बॉडी को हम बॉडी कहते हैं। जो स्पंज टाइप होता है, फोम टाइप होता है, हम उसको बॉडी नहीं बोलते। तो बॉडी क्या है? कोई रिजिड हो। कोई भी बॉडी होगी वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती होगी, इसलिए हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। और इन पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा। आप अगर किसी एक पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स सारे पार्टिकल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ और तो यहाँ से वो बॉडी यहाँ पर आ गई, तो मैं क्या देखता हूँ कि हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ऊपर वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इस पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इसका कितना होगा? इसका भी 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की मोशन जिसमें सेम डिस्प्लेसमेंट हो और सेम स्पीड हो हर एक पार्टिकल की, और हर एक पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो भी फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये पार्टिकल इस कॉर्नर पर आए, तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा बॉडी, तो दूसरी जगह पर भी इसी पार्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड हो। यानी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे। हाँ, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो बेटा, ऐसी मोशन जिसमें सेम डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल हो, फिक्स पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल हो एंड बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब थोड़ा इस केस पर ध्यान करें। एक रोड को कंसीडर करें। यहाँ पर कोई गाड़ी है, कोई कार है, वो बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही है। तो इसकी मोशन कौन सी हो जाएगी? कहेंगे कि सर इसकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन है। क्यों? कि सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल। तो गाड़ी के हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। सपोज करें भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है 50 किलोमीटर। कोई गाड़ी एक सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रही है, और सिटी ए से सिटी बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 किलोमीटर है। तो अगर गाड़ी के सपोज करें अगले पहिए को आपने एक पार्टिकल कंसीडर किया और पिछले पहिए को आपने दूसरा पार्टिकल कंसीडर किया, तो गाड़ी के जो अगला पहिया है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 50 किलोमीटर। और पिछला पहिया वो भी 50 किलोमीटर। तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। और स्पीड क्या होगी? स्पीड भी हर एक पार्टिकल की सेम रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि भाई गाड़ी के एक टायर की स्पीड ज़्यादा है और सीटों की स्पीड कम है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल एंड सेम स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल एंड फिक्स पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल। तो गाड़ी बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है, आगे भी ऐसे सीधी जाएगी, यानी गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, इस तरह रोटेट नहीं कर गई।
बॉडी चेंज इट्स पोजिशन और बॉडी यहाँ से यहाँ पर आई, तो ये इसकी मोशन जो होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह अगर हम बात करें, एक गाड़ी कभी वो सीधी जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, यानी कि वो स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रही। रोड तो एक ही है मगर वो पाथ उसका स्ट्रेट नहीं है। डेली लाइफ में हमारी गाड़ी इस तरह जाती है, इससे बिल्कुल सीधी नहीं जाती, तो बेटा ये कौन सी मोशन है? तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। क्यों? कि गाड़ी के हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। ठीक है, ये जो पाथ है, पाथ बोलते हैं डिस्टेंस को। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? कि भाई जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ पर ख़त्म किया, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, उसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर है तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 किलोमीटर। और हर एक पार्टिकल की स्पीड कितनी है? सेम ही है। और पोजीशन क्या है? पोजीशन भी फिक्स है। और बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो बेटा ये कौन सी मोशन हो जाएगी? ये भी ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगी। तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है और ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। क्या दोनों मोशंस एक जैसी नज़र आ रही हैं? नहीं, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। ये स्ट्रेट पाथ को कवर कर रही है और ये कर्व पाथ को कवर कर रही है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया है, तो मोशन ट्रांसलेटरी मोशन मगर दिखने में अलग अलग है, तो हमने ट्रांसलेटरी मोशन के दो टाइप्स बना दिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कौन कौन से हैं बेटा? एक ये टाइप है और एक ये टाइप है। इसको हम क्या नाम देंगे? देखिए, ये जो शेप बना रहा है, इस शेप पर कंसिडर करें। अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाएगी तो वो क्या शेप स्क्वायर में बनाएगी या रेक्टेंगल में बनाएगी? इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो बेटा अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है तो ये इसने जो पाथ बनाया वो पाथ रेक्टेंगल की तरह है, तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा रेक्टिलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन का एक टाइप कौन सा आ गया? रेक्टिलिनियर मोशन। और ये किसके लिए होगा? ये किसी बॉडी के लिए होगा, ना कि किसी पार्टिकल के लिए। इसी तरह अगर हम इस पाथ को देखें तो ये पाथ कौन सा बन रहा है? ये कर्व पाथ बन रहा है, तो इसको हमने नाम रखा कर्वलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के दो टाइप्स हो गए, एक रेक्टिलिनियर मोशन हो गया और एक कर्वलिनियर मोशन हो गया। रेक्टिलिनियर मोशन उस केस में हम कहेंगे जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जाए, और कर्वलिनियर कब कैसे कहेंगे? आम पाथ हो, कोई कर्व बनाता जाए, जैसे कि यहाँ पर बड़े कर्व बन रहे हैं, ये बड़ा कर्व भी हो सकता है, कोई छोटे कर्व भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रेट ना हो। अगर स्ट्रेट नहीं है तो वो कर्वलिनियर है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल की नहीं, किसी बॉडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें किसी पार्टिकल की तो वहाँ पर अलग टाइप्स ऑफ मोशन आएंगे। तो अभी आपने समझ लिया कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ये फिक्स होगा, किसी बॉडी के लिए होगा। और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या चीज़ होनी चाहिए? सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, फिक्स पोजीशन हो ईच पार्टिकल की, और बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे। अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमारी मोशन कौन सी हो जाएगी? लाजिम बात है, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगी। अगर हम रोड पे बिल्कुल सीधे जा रहे हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हम रोड पे जा रहे हैं और हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है तो हमारी मोशन कौन सी हो जाएगी? कर्वलिनियर मोशन। ओके, हम अब पार्टिकल पे बात करते हैं। फिजिक्स में हम पार्टिकल किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जिसकी साइज़ बहुत छोटी हो, क्या सिर्फ हम उसी को ही पार्टिकल बोलेंगे? नहीं बेटा। डेली लाइफ में आप देखते हैं कि हम कभी कभी क्या करते हैं,
कभी बहुत बड़ी चीज़ों की पैमाइश के रिस्पेक्ट में हम छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी दरिया से एक बाल्टी पानी की निकालें तो क्या दरिया का पानी कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि दरिया का पानी बहुत ही ज़्यादा है और उसके रिस्पेक्ट में बाल्टी का पानी ना होने के बराबर है। इस वजह से हमने क्या किया था, पानी की बाल्टी की पानी को हमने इग्नोर किया था दरिया के रिस्पेक्ट में। अगर हम किसी कपड़े वाले के पास जाते हैं और हमारा सूट बनता है 7 मीटर में, हमने उसको 7 मीटर कपड़े के पैसे दिए और उसने क्या किया, 1 सेंटीमीटर कपड़ा हमें कम दिया, तो क्या हम उससे लड़ने लगेंगे कि भाई आपने 1 सेंटीमीटर में कपड़ा कम दिया है, आपने 7 मीटर के पैसे लिए? नहीं, क्योंकि 7 मीटर की रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर इग्नोरेबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह बेटा हम फिजिक्स में क्या करते हैं, एक चीज़ होती है हमारे पास ऑब्जर्वर की डिस्टेंस और एक किसी बॉडी की साइज होती है। अगर बेटा साइज और डिस्टेंस तकरीबन एक जितने जितने हो, सिग्निफिकेंट हो, तो हम वहाँ पर बॉडी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर बेटा किसी बॉडी की जो साइज़ है वो ऑब्जर्वर के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो, तो वहाँ पर हम पार्टिकल वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कोई गाड़ी है, तो बेटा देखिए आप सपोज करें इसकी 3 मेजरमेंट है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। इसकी लेंथ 2 मीटर हमने कंसिडर की, विड्थ 3 मीटर और इसकी हाइट 4 मीटर की, तो इसकी साइज हो गई 24 मीटर क्यूब हो गई। एक ऑब्जर्वर जो इस गाड़ी को देख रहा है वो गाड़ी से 50 मीटर की दूरी पर है, तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है और गाड़ी की साइज कितनी है, 24 है, तो डिस्टेंस और साइज तकरीबन एक जितने हैं। इग्नोरेबल नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 24 जो है 50 से बहुत ही ज़्यादा कम है। कम है मगर बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है, इग्नोरेबल कम नहीं है। तो यहाँ पर आप ये इस ऑब्जर्वर को ये गाड़ी बॉडी नज़र आएगी। उसी तरह देखिए वही गाड़ी है, हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को थोड़ा पीछे लेके गए। पहले वो 50 मीटर दूरी पर था, अब हम उसको 1000 मीटर दूरी पर लेके गए। तो हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो साइज बहुत ही कम होती जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यही ऑब्जर्वर इसी गाड़ी को पार्टिकल कहेगा। तो क्या जब हम इसको पार्टिकल कहेगा तो क्या गाड़ी की साइज कम हो गई? नहीं, साइज तो उतनी थी मगर डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया साइज के रिस्पेक्ट में। आप डेली लाइफ में ऐसे ऑब्जर्व बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि अगर हम रोड पे खड़े हैं तो हमें गाड़ी जो नज़र आएगी वो हमारे लिए बड़ी होगी। अगर हम उसी गाड़ी को किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट से देखेंगे तो वही गाड़ी हमें बहुत छोटी नज़र आएगी, हम उसको पार्टिकल बोलेंगे। आप किसी जहाज़ को जब एयरपोर्ट पे देखते हो तो आप उसको बॉडी बोलोगे, मगर वही जहाज़ जब आसमान में जाता है, खला में जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। क्यों पार्टिकल बोलेंगे? क्यों कि ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है बॉडी की साइज के रिस्पेक्ट में। तो इस वजह से हमने साइज को इग्नोर किया। जब आप साइज को इग्नोर करेंगे तो वो बॉडी पार्टिकल हो जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा पार्टिकल की? जब ऑब्जर्वर का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो किसी बॉडी की साइज की रिस्पेक्ट में, तब हम साइज को इग्नोर करेंगे, तो उस चीज़ को हम बॉडी नहीं बोलेंगे, उस चीज़ को हम पार्टिकल बोलेंगे। जैसे कि ये पेन की निब है, अब आप इसको क्या बोलोगे, पार्टिकल बोलेंगे या बॉडी बोलेंगे? तो देखिए बेटा ये पेन की जो निब है, ये निब की साइज और मेरी आंखों से डिस्टेंस, तो मेरी आंखों से जो डिस्टेंस है इस पेन की निब का वो बहुत ज़्यादा है इसकी साइज के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये पार्टिकल नज़र आ रहा है।
अगर मैं इसको अपनी आंखों के करीब लेके जाऊं, बहुत ही नज़दीक, आंखों के बहुत ही नज़दीक लेके गया, तो मुझे ये अभी निब पार्टिकल नहीं नज़र आएगा, अभी वो मुझे बॉडी नज़र आएगी। ओके बेटा, तो जब हम आप समझ गए होंगे तो पार्टिकल क्या है और ये बॉडी क्या है। अच्छा, अगर बेटा एक पार्टिकल मोशन करे, जैसे कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, वो देख रहा है कि एक पार्टिकल ऐसे यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये मोशन कौन सी है? पार्टिकल की। तो ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि भाई जो पार्टिकल जब मोशन करेगा तो एक लाइन बनाते हुए जाएगा। अब हम बॉडी की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल की। तो ये लाइन बना रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन होगी, ये कौन सी मोशन होगी? ये लीनियर मोशन होगी। रेक्टिलिनियर मोशन किसके लिए होगी? जब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हो और वो क्या हो? कोई बॉडी हो। तो लाइन, बॉडी तो लाइन नहीं बनाएगी, बॉडी तो रेक्टेंगल बनाएगी, और पार्टिकल क्या बनाएगा? अगर वो स्ट्रेट में जाएगा तो लाइन बनाएगा। इस वजह से इसका हमने क्या नाम रखा? लीनियर मोशन। अच्छा, ये ए ऑब्जर्वर है। एक दूसरा ऑब्जर्वर बी यहां पर खड़ा हुआ है। अब उससे पूछेंगे कि भाई इसी पार्टिकल की मोशन कौन सी है? वो क्या कहेगा? वो देखेगा कि भाई पहले पार्टिकल यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, अब वो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया। तो बी के लिए मोशन कौन सी है? क्या वो उसको लीनियर बोलेगा? नहीं, लीनियर उस टाइम बोलता जब वो देखता कि भाई पार्टिकल लाइन बना रहा है। अब ए के लिए तो पार्टिकल लाइन बना रहा है, इस वजह से इसका नाम लीनियर मोशन है। मगर बी में देखिए लाइन बन रही है? नहीं बन रही है। कभी पार्टिकल यहाँ पर है, कभी पार्टिकल यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया। तो ये कौन सी मोशन है? तो बेटा बी के लिए जो मोशन होगी, आप क्या देख रहे हैं कि भाई एंगल बना रहा है। भाई कुछ एंगल था 30 डिग्री, तो पार्टिकल यहाँ पे था। जब एंगल 45 डिग्री हो गया तो पार्टिकल यहाँ पे हो गया। जब एंगल 60 डिग्री हो गया तो पार्टिकल यहाँ पे हो गया। एंगल इतना हो गया, तो जैसे जैसे एंगल चेंज होती जा रही है, पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। तो एंगल से पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट हो रही है। तो ऐसी मोशन जिसमें एंगल से किसी पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट हो, ऐसी मोशन को बोलते हैं एंगुलर मोशन। ऐसी मोशन जिसमें किसी पार्टिकल की, बॉडी की नहीं बेटा, पार्टिकल की मोशन रिप्रेजेंट हो एंगल से, तो ऐसी मोशन को बोलते हैं एंगुलर मोशन। तो बी के लिए मोशन क्या होगी? एंगुलर मोशन होगी। और ए के लिए मोशन क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। अब देखिए बेटा, अगर पार्टिकल ऐसे नीचे आ गया तो ए के लिए मोशन कौन सी हो जाएगी? ये एंगुलर हो जाएगी। और बी के लिए क्या हो जाएगी? बी के लिए भी एंगुलर हो जाएगी। अच्छा, अब देखें, एक पार्टिकल, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के अराउंड एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मोशन कौन सी है? तो बेटा इस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसको हम एंगुलर मोशन भी बोलेंगे। अब सर्कुलर मोशन भी बोलेंगे, एंगुलर मोशन भी बोलेंगे। कहाँ पर हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, कहाँ पर एंगुलर मोशन बोलेंगे? जैसे कि आप ऊपर वाली लाइन में देख रहे थे, ए इसको क्या बोल रहा था? लीनियर मोशन बोल रहा था। बी इसको क्या बोल रहा था? एंगुलर मोशन बोल रहा था।
तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल, देखिए हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करे तो उसके दो नाम हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन भी और एंगुलर मोशन भी। अगर बेटा ऑब्जर्वर यहां पर जो ऑब्जर्वर है ए है वो इनसाइड है किसी सर्किल के, क्या हो, इनसाइड हो, तो इसको ये मोशन कैसी नजर आएगी कि पार्टिकल अभी यहां पर है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां पर आ गया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां पर आ गया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां पे आ गया। तो इनसाइड ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन हो जाएगी एंगुलर मोशन, और आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए, ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बाहर है, तो इसके लिए मोशन हो जाएगी सर्कुलर मोशन हो जाएगी। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। देखिए हम देखते हैं कि भाई सन के अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब हम, ये सन है और ये क्या कर रहा है, अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मोशन कौन सी हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। अगर हम अर्थ को, सपोज करें इसको हमने अर्थ कंसीडर किया और यहां पर हमने इसको मून कंसीडर किया, हम कहां पर हैं, हम अर्थ पर हैं और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो मून की जो मोशन होगी अर्थ के अराउंड वो सर्कुलर नहीं होगी, हमारे लिए वो कौन सी हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो आप इसको कौन सी मोशन बोलेंगे, एंगुलर सर्कुलर बोलेंगे। क्या हम एटम के ऑब्जर्वर, यानी कि हम उसको देख रहे हैं, एटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या एटम के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर से, हम इनसाइड ऑब्जर्वर हैं, आउटसाइड ऑब्जर्वर। अगर हम आउटसाइड ऑब्जर्वर होंगे तो ये सर्कुलर मोशन होगी, अगर हम इनसाइड ऑब्जर्वर हैं तो ये एंगुलर मोशन होगी। तो लाजमी बात है हम आउटसाइडर हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, सर्कुलर मोशन। बेटा हमने देखा कि भाई ये जो मोशंस होते हैं किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करने के, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो बिल्कुल ऐसे सर्कुलर पाथ बनेगा और एक दूसरा मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं जहां पर जो पाथ बनता है वो ऑल टाइप बनता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व जब करते हैं तो इस तरह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते, और सन के अराउंड जो अर्थ है वो रिवॉल्व करेगी, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगी। तो इस तरह की जो मोशन होती है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो दो तरीके, तो अगर किसी पार्टिकल के अराउंड कोई चीज रिवॉल्व करेगी तो दो तरीके की मोशन होगी, एक ऑर्बिटल होगी और एक सर्कुलर होगी। किसके लिए, आउटसाइडर के लिए। सर्कुलर कब होगी, जब पाथ बिल्कुल सर्किल बनेगा, और ऑर्बिटल कैसे बनेगी, ये बेजवी शिकल की जब पाथ बनेगी तो हम उसको ऑर्बिटल मोशन बोलेंगे। तो अच्छा, अगर हम बात करें किसी बॉडी की, बॉडी में क्या होगा, ये बात आपने समझ ली बिल्कुल, कि भाई अगर कोई पार्टिकल मोशन करेगा स्ट्रेट पाथ में बिल्कुल मोशन करेगा तो वो लीनियर मोशन हो जाएगी, और बी के लिए मोशन कौन सी हो जाएगी, एंगुलर मोशन हो जाएगी। एंगुलर मोशन कब कहते हैं, जब अगर कोई पार्टिकल किसी रिवॉल्व करे किसी पॉइंट के अराउंड, तो वहाँ पर आप एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंगुलर मोशन कब कहेंगे, जब ऑब्जर्वर इनसाइड हो, और सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, जब ऑब्जर्वर आउटसाइड हो। और जब ऑब्जर्वर आउटसाइड हो तो उसको दो तरह के मोशन नजर आएंगे, या तो जो पाथ बनेगा बिल्कुल सर्किल पाथ बनेगा तो सर्कुलर मोशन, अगर पाथ बेजी बन रहा है तो उसको ऑर्बिटल मोशन बोलेंगे।
अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब हम बॉडी पे जाते हैं, तो बॉडी में क्या देखते हैं, देखें। अच्छा, ये जो सर्किल बनेगा, इसकी मेजरमेंट के लिए हमने फार्मूला बनाया था, c इज इक्वल टू 2πr। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी ये जो सर्किल बन रही है इसकी जो मेजरमेंट है उसके लिए फार्मूला 2πr। r इसके रेडियस को बोलते हैं। अब जितनी आपके पास रेडियस की मेजरमेंट होगी, पाई पे पाई का वैल्यू और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। तो ये फार्मूला फिक्स है किसके लिए, सर्किल के लिए। आप इसको ऑर्बिटल पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम बात करें किसी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के लिए, अच्छा हम अभी बॉडी की बात करते हैं। तो बेटा देखें, अगर ये जो पंखा चल रहा है छत पे, ये हमारे लिए क्या है, बॉडी है, पार्टिकल है। लाज़मी बात है बॉडी है, क्योंकि पंखे की साइज और हमसे जो दूरी है वो तकरीबन एक जितने हैं, बहुत ज़्यादा गैप डिफरेंस नहीं है इसकी मेजरमेंट में। तो पंखा हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो बॉडी है। हम किसी स्टार को देख रहे हैं, स्टार हमारे लिए क्या होगा, पार्टिकल होगा। अगर वो स्टार हमसे करीब हमारे आ जाए, एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं हमारी ज़मीन से हज़ारों गुना बड़े होते हैं। अगर बेटा कोई स्टार हमारे पास करीब आ जाए तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम पार्टिकल बोलेंगे, नहीं, हम उसको बॉडी बोलेंगे, क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती चाहिए। इसी तरह अगर हम पंखे की बात करें तो पंखा हमारे लिए क्या होगा, कोई बॉडी होगा। अगर बेटा बॉडी जो होगी वो किसकी बनी होगी, पार्टिकल्स की बनी होगी। देखिए एक पंखा है, उसकी ये फैन है, अब ये रोटेट कर रहा है, इसको हमने ए नाम दिया, इसकी जो बी पार्टिकल है, ये इसका सी पार्टिकल। वैसे पंखे में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अनलिमिटेड पार्टिकल्स होंगे, मगर हमने यहाँ पर 3 पार्टिकल को कंसिडर किया। ये पंखा घूम रहा है तो इसका फिन कभी यहाँ भी आएगा, ये पार्टिकल से सर्किल बनाएगा, ये पार्टिकल अपना एक अलग सर्किल बनाएगा और ये पार्टिकल अपना एक अलग सर्किल बनाएगा। अब जितने पार्टिकल होंगे उतने यहाँ पर सर्किल बनेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा। अब आप क्या इस पंखे का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बता सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं हर एक पार्टिकल का अलग अलग आर है, ए का अलग आर है तो इसका अलग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बनेगा, बी का अलग आर है, इसका अलग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बनेगा, सी का अलग आर है, इसका अलग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बनेगा। अब अगर इसमें 1,00,000 पार्टिकल है तो 1,00,000 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बनेंगे। तो हम किसी बॉडी का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल मालूम नहीं कर सकते। तो बेटा इसका मतलब है, अगर आप किसी बॉडी की सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल मालूम नहीं कर सकते तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल किसकी होती है, सर्कुलर की होगी। इसका मतलब है कि ये जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर होती तो आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल मालूम करते। तो इसको, इस मोशन को हमने एक दूसरा नाम दिया, इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, घूमना। फिर क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। ये जो मोशन होगी ये क्या होगी बेटा, और रोटेटरी मोशन। बात समझ में आ गई। सर्कुलर मोशन किसके लिए होगा, किसी पार्टिकल के लिए होगा, और रोटेटरी मोशन किसके लिए होगा, किसी बॉडी की। यानी कि कोई बॉडी किसी पार्टिकल के अराउंड क्या करेगी,
रिवॉल्व करेगी। तो ये जो मोशन होगी ये कौन सी मोशन है, ये रोटेटरी मोशन। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी मोशन होगी। अच्छा, रोटेटरी मोशन के आप के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कि भाई हमारा जो हैंड पंप है, मोटर पंप पानी वाला, उसका पहिया घूमता है, तो वो कौन सी मोशन होगी, वो रोटेटरी मोशन होगी। एक साइकिल है, वो स्टैंड पे खड़ी हुई है, उसका पहिया सिर्फ घूम रहा है, यानी कि वो कहाँ पे खड़ी हुई है, स्टैंड पे खड़ी है, यानी कि अर्थ से कुछ थोड़ी ऊपर है। तो इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, इसकी मोशन रोटेटरी मोशन है। अगर इसी पहिए को हमने जमीन पे रखा तो अब ये इस तरह मोशन करेगा, रोटेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, यानी इसके पास रोटेटरी मोशन भी है, और ये थोड़ा ऐसे आगे भी जाएगा, रोटेट भी करेगा। अब अगर आगे जाएगा तो इसके पास कौन सी मोशन आ जाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन आ जाएगी। आप बताएं इस मोशन को हम क्या बोलेंगे। इसके पास दो तरीके के मोशन है, एक तो इसके पास रोटेटरी मोशन है और दूसरी इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है। एक साइकिल का पहिया जब साइकिल में लगा होता है, एक तो वो रोटेट करता है यानी घूमता है, दूसरा वो क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घूमना, इसका मतलब होता है चलना। चलता भी है पहिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, और घूमता भी है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ रोटेटरी बोलेंगे तो इस रोटेटरी मतलब ये होता है कि भाई वो चल नहीं रहा। ट्रांसलेटरी अगर बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो रोटेट नहीं कर रहा, ये तो कॉम्बो है। तो बेटा ऐसी मोशन को बोलते हैं हम जिसमें रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो, इसको बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन क्या है, जिसमें रोटेटरी मोशन भी हो और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो। उसके बाद दूसरे एक एक मोशन है, एक होता है मोशन स्पिन मोशन। एक तो रोटेटरी है और एक स्पिन है। रोटेटरी में बेटा इसमें क्या होता है, वो कोई एक्सटर्नल एक्सिस हो, उसके अराउंड कोई बॉडी रिवॉल्व करे, जैसे कि ये है, इसमें एक्सटर्नल एक्सिस क्या है, हाथ है, इसके अराउंड बॉडी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ये मोशन कौन सी हो जाएगी, और रोटेटरी मोशन हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस क्या है, एक्सटर्नल एक्सिस है। जैसे कि पंखा, पंखे के जो पंखा घूम रहा है, ये इसका एक्सिस है, ये जो डंडा लगा होता है पंखे के ऊपर सीलिंग फैन में, ये इसका एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है। ये एक्सिस क्या है, एक्सटर्नल एक्सिस है, इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि ये रोटेटरी मोशन है। और स्पिन मोशन क्या होगी, रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ये अपना एक्सिस खुद बनाएगी। जैसे कि अगर मैंने इस पेन को इसे ऊपर हवा में उछाल दिया, जैसे हाथ में रोटेटरी मोशन है, अगर मैं इसी पेन को इस हवा में ऊपर उछालता हूं, जब ये हवा में जाएगा तो अपना एक्सिस ये खुद बनाएगा, तो इसकी मोशन को बोलेंगे स्पिन मोशन बोलेंगे। क्रिकेट में जो जो बॉलर होता है, वो जो जब बॉल को हवा में फेंकता है तो क्या वो बॉल रोटेट करती है, नहीं करती। वो क्या करेगी, वो स्पिन करेगी, स्पिन करेगी, तो वो अपना एक एक्सिस बनाएगी और उसी के अराउंड वो क्या करेगी, वो रिवॉल्व करेगी। तो ये स्पिन मोशन हो जाएगी।